हेलो एवरीवन, खान कैरियर इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में अपन बात करने वाले हैं पशु परिचर के बारे में। आपके जो पशु परिचर की वैकेंसी आई है उससे रिलेटेड एक टॉपिक आज अपन पढ़ने वाले हैं, उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। आपके लिए आप एक इम्पोर्टेंट टॉपिक आज मैं लेके आया हूँ, वो है आपके लिए कृत्रिम गर्भाधान। पशुओं में आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन अपन करवाते हैं, उससे रिलेटेड टॉपिक है। वैसे आपके एग्जाम में कहते एक या दो क्वेश्चन जरूर आपके एग्जाम में डेफिनेटली आने वाले हैं। तो कृत्रिम गर्भाधान है, या इसको इंग्लिश में अपन कहते हैं आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, शॉर्ट में अपन इसको एआई बोल सकते हैं। सबसे पहले अपन बात करेंगे कि कृत्रिम गर्भाधान या आर्टिफिशियल है वो होता क्या है। तो इसमें क्या करते हैं अपन, जो मेल होता है उससे सीमन को कलेक्ट करते हैं, और जब फीमेल अपनी हीट में होती है यानी मध्यकाल में होती है तो उसमें कृत्रिम रूप से अपन उसमें इंसिमिनेट कर देते हैं। उसी को अपन कृत्रिम गर्भाधान कहते हैं। मेल होता है और जो फीमेल होती है उसमें अपन आपस में मेटिंग नहीं करवाते हैं। तो अगर अपन बात करें इसकी डेफिनेशन की, हर पशु से अपन सीमन कलेक्ट करेंगे, हर पशु से वीर्य को संग्रहित किया जाता है, हर पशु से वीर्य को संग्रहित किया जाता है। हाँ, जब अपने पास में जो फीमेल है जब हीट में होगी तो उसमें इंसिमिनेट कर देंगे। नर पशु से वीर्य को संग्रहित करके मादा पशु में, मादा पशु के अंदर स्थापित किया जाता है, या उसके अंदर जब वो हीट में होती है इंसिमिनेट किया जाता है। मादा पशु में डाला जाता है। तो ये प्रोसेस अपन करेंगे वो आर्टिफिशियल करेंगे, यानी अपन कोई इंस्ट्रूमेंट काम में लेंगे। इसके लिए अपन मेल और फीमेल का आपस में क्रॉस नहीं करवाएंगे। नेक्स्ट अपन बात करते हैं कि जो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन है, कृत्रिम गर्भाधान है, की शुरुआत कहाँ से हुई, इंडिया में इसकी शुरुआत कब हुई, वह किसने की। चलिए अपन बात करते हैं सबसे पहले विश्व की। विश्व में सबसे पहले आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन है वो लेंजी नाम के साइंटिस्ट थे, तो उन्होंने सबसे पहले डॉग के अंदर आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन करवाया था। लेंजी, विश्व की अपन बात कर रहे हैं तो लेंजी नाम के साइंटिस्ट थे ने सबसे पहले 1780 के अंदर इटली के अंदर उन्होंने आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन करवाया। अगर अपन पशु की बात करें कि सबसे पहले कौन से पशु के अंदर आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन करवाया गया, डॉग के अंदर उन्होंने सबसे पहले आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन करवाया था। ये तो बात हो गई अपने वर्ड की। अब अगर अपन बात करें भारत की, कि भारत में सबसे पहले आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन है वो किसने करवाया। भारत के अंदर डॉक्टर संपत कुमार ने, डॉक्टर संपत कुमारन ने सबसे पहले इंडिया के अंदर आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन करवाया। डॉक्टर संपत कुमारन, इन्होंने 1940 के अंदर इंडिया के अंदर एक मैसूर में प्राइवेट डेयरी फार्म में आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन करवाया। अगर स्थान की अपन बात करें कि इन्होंने कहाँ करवाया, तो इन्होंने मैसूर के अंदर करवाया था। मैसूर में एक प्राइवेट डेयरी फार्म था, वहाँ पे इन्होंने सबसे पहले आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन करवाया। मैसूर कर्नाटक में एक प्राइवेट डेयरी फार्म के अंदर इन्होंने सबसे पहले आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन करवाया था। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, इन्होंने तो प्राइवेट सेक्टर में करवाया। अगर अपन बात करें कि इंडिया के अंदर गवर्नमेंट सेक्टर में सबसे पहले आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन है वो किसने करवाया, डॉक्टर पी भट्टाचार्य। डॉक्टर पी भट्टाचार्य हैं, उन्होंने सबसे पहले गवर्नमेंट सेक्टर में आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन करवाया था। डॉक्टर पी भट्टाचार्य, उन्होंने 1942 के अंदर 1942 के अंदर इंडिया में सबसे पहले गवर्नमेंट सेक्टर में आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन करवाया। डॉक्टर पी भट्टाचार्य है, इन्होंने आईवीआरआई के अंदर सबसे पहले आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन करवाया था। इंडियन वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट में 1942 के अंदर डॉक्टर पी भट्टाचार्य द्वारा गवर्नमेंट सेक्टर में पहला आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन किया गया था। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, जो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन अपन ने करवाया है, इससे जो पहला बच्चा जन्मा था, प्रथम बच्चा जन्मा था, उसका नाम क्या है। एआई अपन इसको शॉर्ट में बोल सकते हैं, आर्टिफिशियल को, कृत्रिम गर्भाधान को। एआई से जो पहला बच्चा जन्मा था, एआई से जन्मा पहला बच्चा, उसका नाम क्या था।
जो पहला बच्चा था उसका नाम ही प्रथम रखा गया था। प्रथम इसका नाम रखा गया था और ये 1940 के अंदर इलाहाबाद के अंदर जन्मा था। ये तो बात हो गई आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के हिस्ट्री की कि कहाँ से स्टार्ट हुआ, इंडिया में कब स्टार्ट हुआ और किसके द्वारा स्टार्ट किया गया। नेक्स्ट अपन बात करते हैं कि जो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन है का उद्देश्य क्या है, मेन उद्देश्य क्या है, क्यों अपने को जरूरत पड़ी आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन की। का मुख्य उद्देश्य है वो कम समय में अच्छी क्वालिटी की जो काऊ है या अच्छी क्वालिटी के जो पशु है उनको डेवलप करना इसका मेन ऑब्जेक्टिव था। शॉर्ट पीरियड के अंदर ही अपन अच्छी क्वालिटी की जो फीमेल्स है को अपन डेवलप कर सकें, यानी अपना जो एनिमल सिस्टम है या एनिमल प्रोडक्शन है वो अपना बढ़ाना इसका मेन ऑब्जेक्टिव था। चलिए नेक्स्ट अपन बात कर लेते हैं तो अपने आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन है उसके एडवांटेज की कि क्या क्या लाभ है। एडवांटेज ऑफ आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, कृत्रिम गर्भाधान अपन करवा रहे हैं, एआई करवा रहे हैं, उससे अपने को लाभ क्या क्या होंगे, क्यों अपन ने इसको प्रेफरेंस दी, क्यों अपन इसको आगे लेकर चले। तो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन है एक सांड के द्वारा एक साल के अंदर अपन लगभग 1000 से अधिक फीमेल है उनको प्रजनित करवा सकते हैं। कृत्रिम गर्भाधान में एक सांड के द्वारा एक साल में लगभग अपन तो ही फीमेल को प्रजनित करवा पाते हैं। आर्टिफिशियल में अपन 1000 करवा सकते हैं जबकि नेचुरल में केवल 100 फीमेल प्रजनित करवाई जा सकती है एक सांड के द्वारा। से 10 गुना अधिक गायें हैं वो गर्भित करवाई जा सकती है। चलिए सेकंड की ओर अपन बढ़ते हैं तो इसमें पुराने व घायल सांडों को मादा पशुओं को गर्भित करने के लिए काम में लाया जा सकता है। मान लो कोई अच्छी क्वालिटी का बुल है तो बीमार हो गया या उसको किसी प्रकार की चोट लग गई लेकिन उसकी ब्रीडिंग परफॉर्मेंस है वो बहुत ही अच्छी थी, तो अपन क्या करेंगे उस सीमन से सीमन कलेक्ट कर लेंगे। उस सांड से अपन ने सीमन कलेक्ट किया और जब अपने पास में फीमेल हीट में होगी उसमें अपन ने इंसेमिनेट कर दिया। ये इसका एक फायदा हो गया। नेक्स्ट है कि उत्तम प्रकार के नर एवं मादा पशु बहुत ही दूरी पर रहते हैं, इस विधि के द्वारा मेटिंग कराया जा सकता है। मान लो अपने पास में एक अच्छी क्वालिटी का बुल है और एक मादा है, उसमें अपने को अच्छी क्वालिटी के बुल का सीमन नेट करवाना है। तो अगर अपने को नेचुरली करवाना होगा, आप प्राकृतिक ढंग से करवाना होगा तो अपने को गाय को है या तो वहाँ ले जाना पड़ेगा या जो अपना सांड है उसको वहाँ लाना पड़ेगा। लेकिन अपन क्या करेंगे आर्टिफिशियल में अपन मेल है उससे सीमन कलेक्ट करेंगे और सीमन को अपन डायरेक्ट कहाँ मंगवा सकते हैं, जहाँ अपनी फीमेल है वहाँ अपन उसको मंगवा सकते हैं और आसानी से अपन उसमें मेटिंग करवा सकते हैं, प्रजनन उसमें करवा सकते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट है अपना जनन अंगों के रोग जैसे लगातार गर्भपतन, जैसे किसी एनिमल में लगातार अबॉर्शन होता जा रहा है उसको कंट्रोल करने के लिए अपन आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन है वो काम में ले सकते हैं। इसके अलावा वे पशु जो प्राकृतिक प्रजनन करने में असमर्थ होते हैं उन्हें कृत्रिम विधि द्वारा गर्भित करवाया जा सकता है। मान लीजिए कोई एनिमल है जो नेचुरल मेटिंग अपन उसमें करवा रहे हैं लेकिन वो प्रजनित नहीं हो रहा है तो अपन आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के द्वारा उसको गर्भित करवा सकते हैं। क्योंकि जो अपन आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन करते हैं उसमें जो सीमन होता है वो मध्य गर्भाशय गिरवा के अंदर डाला जाता है जिससे निषेचन की दर है वो इंक्रीज हो जाती है, बढ़ जाती है। नेक्स्ट छोटे पशुपालकों को अथवा कृषकों को अलग सांड रखने की जरूरत नहीं होती है। मान लीजिए कोई फार्मर है या छोटा किसान है वो 3-4 एनिमल रख रहा है, 3-4 या वो गाय रख रहा है या भैंस रख रहा है, उसको अगर नेचुरल मेथड से प्रजनित करवाना होगा तो उसको अलग से बुल रखने की आवश्यकता होगी। वो उसके लिए कॉस्टली पड़ेगा, महंगा पड़ेगा, क्योंकि बुल की रियरिंग की कॉस्ट है वो ज़्यादा आती है। वो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन का सहारा ले सकता है तो वो उसके लिए सस्ता पड़ेगा। नेक्स्ट है सांड की ब्रीडिंग एफिशिएंसी का शीघ्र पता लग जाता है। अगर अपने जो फीमेल है वो आसानी से प्रजनित होगी तो मेल होगा उसकी ब्रीडिंग एफिशिएंसी यानी उनकी प्रजनन क्षमता का अपन आसानी से पता लगा सकते हैं। नेक्स्ट एक कृत्रिम गर्भाधान में रिकॉर्ड रखा जा सकता है। अगर अपन आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन पशुओं में करवा रहे हैं तो उसका प्रॉपर अपन रिकॉर्ड रख सकते हैं। नेक्स्ट है उत्तम वीर्य को विदेशों से या नस्ल सुधार हेतु तो आसानी से मंगाया जा सकता है। मान लीजिए कोई एनिमल है विदेश में अच्छी क्वालिटी का बुल है, उसके अगर अपने को सीमन यहाँ पे मंगवाना है तो अपन उसके सीमन को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं और अपनी जो फीमेल है उसको
प्रजनित करवा सकते हैं। ये हो गए इसके एडवांटेज। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं अपन, जो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन है इसके स्टेप्स क्या क्या होते हैं, एआई के चरण कौन कौन से होते हैं। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन या कृत्रिम गर्भाधान के चरण कौन कौन से होते हैं, इसके स्टेप्स कौन कौन से हैं। स्टेप्स की अगर बात करें अपन, तो इसमें सबसे पहले अगर अपने को आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन करवाना है, जो अपना मेल एनिमल है, नर पशु है, सांड है, उससे अपने को सीमन है वो कलेक्ट करना पड़ेगा। सबसे पहला आता है इसमें वीर्य का संग्रहण। अगर अपने को कृत्रिम गर्भाधान करवाना है तो सबसे पहले अपने को सीमन कलेक्ट करना पड़ेगा, या वीर्य का संग्रहण आप इसको बोल सकते हो, कलेक्शन ऑफ सीमन। मान लीजिए अपन ने सीमन है वो कलेक्ट कर लिया, उसके बाद में अपन सेकेंड जो स्टेप होती है वो करते हैं, अपन सीमन का टेस्ट करेंगे, यानी वीर्य का परीक्षण करेंगे, वो अच्छी क्वालिटी का है या नहीं है। वीर्य का परीक्षण किया जाता है, या टेस्टिंग ऑफ सीमन अपन करेंगे। के बाद में अपन ने सीमन को टेस्ट किया। सीमन के दो प्रकार के टेस्ट करेंगे, जो अभी अपन डिटेल से पढ़ने वाले हैं कि कौन कौन से टेस्ट करते हैं और किस लिए करते हैं। सीमन का अपन ने टेस्ट किया, अगर सीमन है वो अच्छी क्वालिटी का है तो अपन उसको आगे काम में लेंगे। और थर्ड स्टेप अपनी आएगी, उसका तनुकरण करेंगे, जो सीमन अपन ने कलेक्ट किया है उसकी क्वांटिटी को अपन बढ़ाएंगे। तनुकरण करेंगे, जो वीर्य अपन ने कलेक्ट किया है उसको डाइल्यूट करेंगे, उसको पतला करेंगे और उसकी क्वांटिटी को अपन इंक्रीज कर लेंगे, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा फीमेल है वो प्रजनित करवाई जा सके। के बाद में अपन ने डाइल्यूट कर लिया, तो अब अपन उसको भंडारित करेंगे, स्टोरेज करेंगे। सीमन अपन ने कलेक्ट किया है, उसको डाइल्यूट किया है, तो अपन भंडारित करेंगे, उसका भंडारण करेंगे, जिससे अपन फ्यूचर के अंदर आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन करवा सकें। लास्ट स्टेप आती है इंसेमिनेशन, या इंसेमिनेशन, या अपन जो सीमन है उसको काम में लेंगे। इंसेमिनेशन ऑफ सीमन, जब फीमेल अपनी हीट में होगी तो उसमें इंसेमिनेट कर देंगे, कृत्रिम रूप से अपन उसके जनन अंग है उसमें डाल देंगे। ये 5 स्टेप्स है एआई के। सबसे पहले अपन बात करेंगे सीमन के कलेक्शन की, कि सीमन का कलेक्शन है वो अपन कैसे करते हैं। पहला स्टेप है अपना वीर्य का संग्रहण, या कलेक्शन ऑफ सीमन जिसको बोलते हैं। वीर्य का अगर अपने को कलेक्शन करना है, उसको संग्रहित करना है, तो उसके लिए अपन काम में लेते हैं आर्टिफिशियल वेजाइना, या जिसको बोल सकते हो कृत्रिम योनि। वीर्य संग्रहण के लिए जो इंस्ट्रूमेंट या जो वेजाइना काम में ली जाती है वो कृत्रिम वेजाइना होती है, कृत्रिम योनि होती है। ये सबसे प्रचलित मेथड है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन में सीमन कलेक्ट करने का। तो आर्टिफिशियल वेजाइना होती है, उसी के अंदर अपन सीमन को कलेक्ट करते हैं। इसके अलावा अपन बात करें कि जो आर्टिफिशियल वेजाइना है, तो अपन अगर काऊ का सीमन कलेक्ट कर रहे हैं तो उसका टेम्परेचर कितना रखेंगे। अगर अपन बफेलो का सीमन कलेक्ट कर रहे हैं तो उसके लिए आर्टिफिशियल वेजाइना का टेम्परेचर कितना रखेंगे। जो आर्टिफिशियल वेजाइना है, अपनी कृत्रिम योनि है, उसके तापमान की बात कर रहे हैं अपन। जब अपने को सीमन कलेक्ट करना है, अगर अपने को गाय से सीमन कलेक्ट करना है, गाय का जो सांड है उससे अगर सीमन कलेक्ट कर रहे हैं, उसके लिए आर्टिफिशियल वेजाइना का टेम्परेचर अपन रखते हैं 41 डिग्री सेल्सियस, 41 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रखा जाता है। जबकि अगर अपन भैंस के बुल से सीमन कलेक्ट करते हैं तो जो आर्टिफिशियल वेजाइना है उसका टेम्परेचर 39 यानी 39 डिग्री सेल्सियस रखते हैं। इसके अलावा जो आर्टिफिशियल वेजाइना होती है, कृत्रिम योनि होती है, उसको अपन 45 डिग्री के कोण पे रख के उसमें सीमन है वो कलेक्ट करते हैं। 45 डिग्री के कोण पर उसको रखा जाता है, कोण पर रखा जाता है, उसमें सीमन को कलेक्ट किया जाता है। नेक्स्ट जैसे से आप आर्टिफिशियल वेजाइना देख सकते हो, इस पे वाटर वोल्व है, इसके दोनों ओर पानी भरा जाता है। इसके अलावा इसमें लेग्जनर या अपन लेग्जेटिव जो मैटर है वो डालते हैं। इसके अलावा जो सीमन है अपना वो यहाँ पे आके कलेक्ट होता है लास्ट में। अपन जो आर्टिफिशियल वेजाइना है उसको 45 डिग्री एंगल पे रखते हैं, 45 डिग्री के कोण पे रखते हैं, क्योंकि जो सीमन है वो बाहर ना निकले, इसके लिए अपन उसको 45 डिग्री के एंगल पे रख के उसमें सीमन को कलेक्ट करते हैं।
ये तो हो गया अपने फर्स्ट स्टेप, अपन ने सीमन को कलेक्ट कर लिया। उसके बाद में अपन देखते हैं उसकी जो नॉर्मल प्रोसेस होती है। जैसे अपन बात करें कि एक बार में अपने को कितना सीमन प्राप्त होगा, तो अपने अलग अलग एनिमल्स हैं उनसे कितना सीमन अपने को प्राप्त होता है। तो अपन बात कर लेते हैं इधर पशु और इधर कितना मात्रा में अपने को सीमन है वो प्राप्त होने वाला है। तो अगर अपन बात करें बुल की, अपने काऊ और बफेलो गाय और भैंस का जो बुल होता है, सांड होता है, उसकी बात करें, बुल से एक बार में सिंगल इजेकुलेशन में अपने को 5 से लेकर 8 ml तक सीमन प्राप्त होता है। अगर अपन बात करें रेम और बक की, रेम या बक, रेम बोलते हैं अपन जो भेड़ होती है उसमें जो नर होता है उसको रेम कहते हैं, और बक कहते हैं जो बकरी होती है उसमें मेल होता है उसको बक कहते हैं। तो रेम और बक से अपने को एक बार में 0.75 से लेकर 1 ml तक सीमन प्राप्त होता है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं घोड़े की, कि घोड़े से अपने को कितना सीमन प्राप्त होगा सिंगल इजेकुलेशन में एक बार में। घोड़े से अपने को 75 से लेकर 125 ml तक सीमन है वो प्राप्त होता है एक बार में सिंगल इजेकुलेशन में। और सबसे अधिक सीमन है वो अपने को प्राप्त होता है सुअर से, सुअर या पिग, स्वाइन जिसको आप बोल सकते हो। सुअर से अपने को सबसे ज़्यादा सिंगल इजेकुलेशन में एक बार में सबसे अधिक अमाउंट में सीमन प्राप्त होता है, वो है 250 ml, 250 ml। एक बार में सबसे अधिक सीमन भी इसी का प्राप्त होता है, तो ये अपने को ध्यान में रखना है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं सेकेंड स्टेप की। सेकेंड स्टेप, अपने अपने सीमन का कलेक्शन कर लिया, अब अपने को क्या करना है, सीमन अपन ने कलेक्ट किया है उसको टेस्ट करना है, उसका परीक्षण करना है, या वीर्य का परीक्षण आप बोल सकते हो। वीर्य का परीक्षण, एग्जामिनेशन ऑफ सीमन। अपन ने जो सीमन कलेक्ट किया है उसके लिए अपन दो प्रकार के टेस्ट करते हैं। एक तो करते हैं अपन बीबीसी टेस्ट, बीबीसी टेस्ट करते हैं, जबकि दूसरा जो टेस्ट होता है वो करते हैं एमबीआर टेस्ट। सीमन के परीक्षण के लिए मुख्यतः दो प्रकार के टेस्ट किए जाते हैं, एक बीबीसी टेस्ट करते हैं, एक एमबीआर टेस्ट करते हैं। बीबीसी की फुल फॉर्म होती है ब्रोमोथाइल ब्लू टेस्टालेस, जबकि एमबीआर की फुल फॉर्म होती है मिथाइल ब्लू रिडक्टेज टेस्ट। अब अपन बात करते हैं कि बीबीसी टेस्ट अपन किस लिए करते हैं और एमबीआर टेस्ट है वो किस लिए करते हैं। तो बीबीसी टेस्ट है वो सीमन का पीएच वैल्यू क्या है वो पता करने के लिए, इसके अलावा उसकी प्योरिटी कितनी है, उसमें शुद्धता कितनी है, ये पता करने के लिए अपन बीबीसी टेस्ट करते हैं सीमन का। तो अपने बुल का सीमन होता है, अगर अपन गाय के बुल की बात करें, बुल है अपने पास में, अगर गाय का बुल है उससे सीमन प्राप्त होगा तो उसका जो पीएच मान है वो 6.7 होता है, यानी इसका पीएच मान 6.7 होगा। जबकि अगर अपने को भैंस का बुल है उससे पर हम प्राप्त कर रहे हैं तो उसका जो पीएच मान है वो 7.4 होता है। ये बात हो गई पीएच मान की। इसके अलावा अपन देखते हैं कि उसमें शुद्धता कितनी है। तो अच्छी क्वालिटी का सीमन होगा, उसका रंग होता है हल्का क्रीमी। ये देख के अपन पता लगा सकते हैं कि वो अच्छी क्वालिटी का है या प्योरिटी है उसके अंदर। सेकंड जो टेस्ट अपन करते हैं वो करते हैं एमबीआर टेस्ट, मिथाइल ब्लू रिडक्टेज टेस्ट। ये टेस्ट किया जाता है सीमन में शुक्राणु की संख्या कितनी है, जो अपन ने सीमन कलेक्ट किया है उसके अंदर शुक्राणु कितने हैं, शुक्राणु की संख्या के अलावा जो शुक्राणु है वो गतिशील कितने हैं, शुक्राणुओं की संख्या अपन पता करेंगे। इसके अलावा शुक्राणुओं की गतिशीलता पता करने के लिए एमबीआर टेस्ट किया जाता है। तो अपन ने सीमन कलेक्ट किया है उसमें शुक्राणुओं की संख्या और गतिशीलता अपन एमबीआर टेस्ट के थ्रू पता करते हैं। इसके अलावा जो अच्छी क्वालिटी का सीमन होगा उसमें जो शुक्राणु है उनकी गतिशीलता है वो 60% से अधिक होनी चाहिए। अगर 60% से अधिक उनकी गतिशीलता है तो ये मानते हैं कि जो सीमन अपन ने कलेक्ट किया है वो बहुत ही अच्छा है। इसके अलावा अपन जब सीमन में गतिशीलता है वो 40% हो, एटलीस्ट 40% हो, 40% से अधिक हो, तभी अपन उस सीमन को आगे काम में लेते हैं। ये तो लो वाला लेवल हो गया। जैसे अपन मानते हैं कि एक मिनिमम स्टैंडर्ड अपन ने सेट कर दिया, सीमन में गतिशीलता है 40 होगी, 40% होगी या इससे अधिक होगी, तभी अपन उस सीमन को आगे काम में लेंगे। वरना जो गतिशीलता है वो 60 से अधिक होगी, वो सीमन है वो बहुत ही अच्छी क्वालिटी का माना जाएगा। नेक्स्ट अपन बात कर लेते हैं कि जो सीमन है उसका येलो कलर किसके कारण होता है, या उसका जो अपेक्षित घनत्व है वो कितना होता है।
तो अगर सीमन के आपेक्षिक घनत्व की अपन बात करें, सीमन है उसका आपेक्षिक घनत्व है वो 1.035 होता है। सीमन का आपेक्षिक घनत्व 1.035 होता है। इसके अलावा उसका जो पीला रंग है वो किसके कारण होता है? सीमन है उसका पीला रंग है राइबोफ्लेविन के कारण होता है। राइबोफ्लेविन के कारण इसका रंग है वो येलो होता है, पीला होता है। ये बात हो गई सीमन की। इसके अलावा अगर अपन उसमें गंध की बात करें तो वो एमियंस के कारण आती है, तो वर्षण में जिनका निर्माण होता है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, अपन ने सीमन का टेस्ट कर लिया। अपन ने देख लिया कि जो सीमन है उसमें गतिशीलता कितनी है या उसमें शुक्राणुओं की संख्या कितनी है। तो जो सीमन है उसमें शुक्राणुओं की संख्या 8 लाख घन मीटर पर ml अधिक होनी चाहिए। अधिक होगी तभी अपन उस सीमन को आगे काम में लेंगे। नेक्स्ट अपन बात करते हैं थर्ड स्टेप की। वीर्य का परीक्षण अपन ने कर लिया। अब करेंगे अपन उसको डाइल्यूट। जो अपन ने सीमन कलेक्ट किया है को पतला करेंगे, यानी उसकी क्वांटिटी है वो अपन बढ़ाएंगे, या वीर्य का तनुकरण जिसको अपन बोल सकते हैं। वीर्य का तनुकरण या डाइल्यूशन ऑफ सीमन। सीमन को डाइल्यूट करना है, उसको पतला करना है, की मात्रा बढ़ानी है अपने को, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा फीमेल को अपन प्रजनित कर सकें और उसको लॉन्ग टाइम तक अपन स्टोर करके आसानी से रख सकें। तो सीमन है उसको डाइल्यूट करने के लिए, पतला करने के लिए अपन उसमें 3 प्रकार की चीज़ें मिलाते हैं। एक तो मिलाते हैं अपन उसमें अंडे की जर्दी। अंडे की जर्दी अपन उसके अंदर मिलाते हैं। इसके अलावा अपन उसमें मिलाते हैं सिट्रिक एसिड, सिट्रिक अम्ल उसमें मिलाते हैं। एक अपन उसमें मिलाते हैं गिल्सरोल। ये 3 चीज़ें मिलाकर अपन उसकी क्वांटिटी को बढ़ा लेते हैं, उसकी मात्रा को इंक्रीज कर लेते हैं, यानी उसको डाइल्यूट कर लेते हैं। अब आपके मन में आ रहा होगा कि अंडे की जर्दी क्यों मिलाते हैं अपन। अगर आपने कभी अंडा देखा है तो अंडे के अंदर आपने बीच में जो पोर्शन देखा होगा, येलो कलर का जो पोर्शन होता है अंडे के अंदर, वो होता है अंडे की जर्दी। और जो बीच वाला पोर्शन होता है उसमें कार्बोहाइड्रेट होता है, यानी उसके अंदर एनर्जी होती है। तो जो शुक्राणु अपन ने कलेक्ट किए हैं, यानी सीमन अपन ने कलेक्ट किया है, उसमें जो शुक्राणु है उनको एनर्जी यानी पोषण है वो कहाँ से मिलेगा? अंडे की जर्दी से मिलेगा, जिससे वो ज़्यादा टाइम तक, लॉन्ग पीरियड तक स्टोर रह सकते हैं, जीवित रह सकते हैं। इसके अलावा सिट्रिक अम्ल और गिल्सरोल भी अपन इसीलिए उसमें ऐड करते हैं, जिससे अपन उसको लॉन्ग टाइम तक आसानी से स्टोर करके रख सकें। यह हो गया वीर्य का तनुकरण। नेक्स्ट स्टेप अपने आती है, अपन ने जो सीमन को सबसे पहले कलेक्ट किया, उसके बाद में उसका टेस्ट किया, उसके बाद में अपन ने उसकी क्वांटिटी बढ़ा ली। फोर्थ स्टेप अपने आती है, का भंडारण करना है अपने को, वीर्य का भंडारण, स्टोरेज करना है, स्टोरेज ऑफ सीमन। वीर्य का अपने को भंडारण करना है, जिससे अपन फ्यूचर में उसको काम में ले सके, एआई के लिए अपन उसको काम में ले सकें। वीर्य के भंडारण के लिए अपन बात करें, अगर अपने को रूम टेम्परेचर पर, कमरे के ताप पर अगर अपने को सीमन को स्टोर करके रखना है, रूम टेम्परेचर पर अपन अगर उसको स्टोर करके रखते हैं, तो अगर अपन विंटर की बात करें तो विंटर में अपन उसको 4 से 8 घंटे तक आराम से स्टोर करके रख सकते हैं। अगर अपन बात करें समर की, गर्मियों की, तो समर में अपन उसको 4 घंटे तक ही रख पाते हैं। अगर अपन बात करें कि जो सीमन है अपना वो 4 डिग्री सेल्सियस पे अपन स्टोर करके रखें, तो 4 डिग्री सेल्सियस पे अपन उसको 4 से 5 दिन तक स्टोर करके आराम से रख सकते हैं। के बाद में जो शुक्राणु होंगे सीमन के अंदर वो डेथ हो जाएंगे, उनकी डेथ हो जाएगी, वो मर जाएंगे, वो सीमन अपने काम का नहीं होगा। सीमन स्टोरेज करने के लिए जो सबसे अच्छा टेम्परेचर होता है वो होता है -196 डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर पर अगर आप सीमन को स्टोर करके रख सकते हो, और इसमें जो अपन गैस काम में लेते हैं वो लेते हैं लिक्विड नाइट्रोजन, तरल नाइट्रोजन गैस इसमें काम में ली जाती है। इस टेम्परेचर पर लिक्विड नाइट्रोजन में अगर अपन सीमन को स्टोर करते हैं तो सीमन को अपन 10 से 15 साल तक आराम से स्टोर करके रख सकते हैं। सबसे अच्छा मेथड इसी को माना जाता है सीमन संग्रहण का। बार बार एग्जाम में पूछा जाता है
कि सीमन को स्टोरेज करने के लिए या सीमन को भंडारित करने के लिए सबसे अच्छा टेम्परेचर कौन सा है? -196 डिग्री सेल्सियस। या कौन सी गैस है वो काम में ली जाती है? तो लिक्विड नाइट्रोजन है वो काम में ली जाती है। तो इस टेम्परेचर पर अपन सीमन को 10 से 15 साल तक आराम से स्टोर करके रख सकते हैं। ये बात हो गई अपने सीमन को स्टोर करने की। नेक्स्ट अपन बात करते हैं कि जो सीमन अपन स्टोर कर रहे हैं तो उसको कौन से इंस्ट्रूमेंट में अपन स्टोर करेंगे। ये आपको दिखाई दे रहा है क्रायोकेन, तो अपन बोलते हैं क्रायोकेन। क्रायोकेन बोल सकते हो या क्रायोकेंजार इसको बोलते हैं। क्रायोकेन इसको बोला जाता है, जिसमें अपन सीमन को स्टोर करते हैं, भंडारित करते हैं। केन को अपन यूज में लेते हैं सीमन को लंबे टाइम तक स्टोर करने के लिए। आपने देखा होगा जो वेटनरी डॉक्टर अपन ये घर आते हैं, एलएसए जो आते हैं आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन करने के पास में भी आपने एक ऐसा टैंक देखा होगा। सीमन को वो स्टोर करके रखते हैं जिसमें लिक्विड नाइट्रोजन वो रखते हैं। के अंदर अपन सीमन को लंबे टाइम तक आसानी से स्टोर करके रख सकते हैं। इसके अलावा आपने देखा होगा जो वेटनरी डॉक्टर अपने घर पे आता है, एलएसए आता है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के लिए, वो सीमन को निकालता है और सीमन निकालने के बाद में अपने को बोलता है कि थोड़ा गर्म पानी लेके आओ। उसका रीज़न ये है कि जो सीमन था वो फ्रीज था, यानी सीमन इसमें जमा हुआ था। तो अगर अपन उस सीमन को 37 से 40 डिग्री सेल्सियस पे 30 से 40 सेकेंड रखेंगे तो वो अपनी नेचुरल स्टेज पर आ जाता है। इसीलिए अपन उसको गर्म पानी में डालते हैं और उसके बाद में ही जो सीमन है वो इंसुलेट किया जाता है। ये बात हो गई सीमन की। नेक्स्ट स्टेप अपने आती है और फिफ्थ स्टेप है अपने नेक्स्ट, और फिफ्थ स्टेप है वो है इंसिनेशन ऑफ सीमन। इंसिनेशन ऑफ सीमन, यानी अपने को सीमन है वो फीमेल है, अपनी हीट में है, उसमें इंसिमिनेट करना है, उसके जनन अंग है उसमें डालना है। के लिए भी अलग अलग मेथड काम में लिए जाते हैं। जैसे बड़े पशु होते हैं उनके लिए अलग मेथड काम में लेते हैं, छोटे पशु होते हैं उनके लिए अलग मेथड काम में लिया जाता है। अपन बात करते हैं सबसे पहले बड़े पशुओं की। जो बड़े पशु है उनमें कौन सा मेथड काम में लिया जाता है? बड़े पशु जैसे अपने पास में गाय है, भैंस है, तो अगर उनकी बात करें, बड़े पशुओं की अपन बात करें कि गाय भैंस में आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन का, कृत्रिम गर्भाधान का कौन सा मेथड काम में लिया जाता है? बड़े पशुओं में रेक्टो वेजाइनल मेथड है वो काम में लिया जाता है। रेक्टो वेजाइनल विधि द्वारा अपन बड़े पशुओं में है वो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन करते हैं। अगर अपन बात करें छोटे पशुओं की, छोटे पशु अपने पास में हैं जैसे भेड़ बकरी है, उनमें कौन सा मेथड काम में लेते हैं? छोटे पशु, छोटे पशु भेड़ या बकरी की अगर बात करें कि उनमें आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन का, कृत्रिम गर्भाधान का कौन सा मेथड काम में लिया जाता है, तो उनके अंदर स्पेकुलम विधि है वो मुख्यतः काम में ली जाती है। छोटे पशुओं में स्पेकुलम मेथड के द्वारा आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन या कृत्रिम गर्भाधान है वो किया जाता है। ये बात हो गई इंसेमिनेट करने की, या जो फीमेल है हीट में होगी उसमें डालने की, उसके रिप्रोडक्टिव पार्ट में उसको ऐड करने की। बड़े पशुओं में गाय भैंस के लिए रेक्टो वेजाइनल मेथड काम में लेंगे, छोटे पशुओं के लिए स्पेकुलम मेथड है वो काम में लिया जाता है। इसके अलावा अगर अपन बात करें कि जो अपने आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन करवाया है उसके कितने दिनों बाद में अपन गर्भ की जांच करते हैं? अगर अपन गर्भ की जांच की बात करें कि पशुओं में आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के कितने दिन बाद में गर्भ की जांच करवानी चाहिए, 60 दिन बाद में, 2 महीने बाद में अपन पशुओं में आर्टिफिशियल या नेचुरल मेटिंग जो भी अपन ने करवाई है के 60 दिन बाद में अपन उसमें गर्भ की जांच करते हैं। इसके अलावा अगर बात करें कि कौन सा मेथड अपन काम में लेंगे गर्भ की जांच के लिए, तो बड़े पशु होते हैं अपने, लार्ज एनिमल्स होते हैं जैसे काऊ और बफेलो है, उनके लिए रेक्टो पाल्पेशन मेथड काम में लिया जाता है, जबकि छोटे पशु है उनमें स्पेकुलम मेथड ही काम में लिया जाता है। इसके अलावा एक योजना स्टार्ट की गई थी की विलेज स्कीम योजना, की विलेज स्कीम। ये योजना है वो पंथ जो अपने प्रथम पंचवर्षीय योजना स्टार्ट हुई थी, यानी अपन बात करें कि 1951-52 के अंदर ये योजना स्टार्ट की गई थी। इस योजना का मुख्य उद्देश्य
तो अपने आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन है, कृत्रिम गर्भाधान है, उसको बढ़ाना था, उसको बूस्ट करना था। आपको ध्यान रखना है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन है उसके लिए सबसे पहले कौन सी योजना स्टार्ट की गई थी कि विलेज स्केम योजना अपने स्टार्ट की गई थी 51 या 52 के अंदर ये योजना स्टार्ट हुई थी। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच।